वेलकम टू साइंस स्कॉलर। साइंस स्कॉलर में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 3, जिसकी शुरुआत हम करेंगे डेरिवेशन से। सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेशन आती है, दो डेरिवेशन आती है, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक सर्किट होता है, उस सर्किट में आपका एक बैटरी होती है और तीन रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 जो सीरीज़ में लगे होते हैं। एक बात आपको याद रखनी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है, V1 V2 V3, जो कि टोटल V के बराबर होता है। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप देखोगे अगर तो इसमें जो टोटल वोल्टेज होता है बैटरी का, वो इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब अगर हम देखें तो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ हमें बताता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर करें और V की जगह जो वैल्यू रखें वो आई आर रखें, और V1 की जगह IR1, IR2, IR3, सपोज इस तरीके से इस V की जगह हम रखें IR, और ये भी IR होगा लेकिन IR1, IR2 और IR3। इसमें से हम अगर I को कॉमन ले लेते हैं और I से I कट हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला आ जाता है R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो आपको ये देखना है कि इस डेरिवेशन में आपको V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लेना है, जो कि टोटल V के बराबर होगा। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इजिकल टू आई आर वैल्यूज़ रखेंगे, I कॉमन लेके कट कर देंगे, तो R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन है, उसमें आपका जो डायग्राम आपका बनता है वो इस तरीके से बनता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है R1, R2 और R3, ये तीनों ही पैरेलल में है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो करंट है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1, I2, I3। इस बार जो हम इसकी डेरिवेशन करेंगे उसमें लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगेन ओम्स लॉ हमें बताता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। तो ये V बाई आर वाली जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर पुट करेंगे, V बाई आर। दूसरे वाले के लिए V बाई आर वन फॉर रेसिस्टेंस वन, V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री। अगेन फिर इसमें क्या करेंगे, V को कॉमन लेंगे और V को कॉमन लेके V से V कट हो जाएगा, तो आपकी जो डेरिवेशन है वो आपकी आ जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के I इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों आप समझ गए होंगे कि सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में हमने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था, जबकि हमने पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिया है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम जब लोग जाते हैं, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है आपका लेंथ के ऊपर, ठीक है, कितनी लेंथ है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी, फैक्टर से फैक्टर लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। अगर हम इस चीज़ को देखें तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि लेंथ इंक्रीज करने पर आर इंक्रीज होगा और डिक्रीज करने पर डिक्रीज होगा। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस आपका कम होगा। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली, दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास आता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब ये कांस्टेंट वाला साइन जो है, ये कांस्टेंट वाला साइन जब हटता है, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो एक यूनिट आती है, दैट इज
रो। रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, तो फॉर्मूला आपका बन जाता है R इजिकल टू रो बाई एल। तो यहाँ पर आप देखोगे R जो है वो रेसिस्टेंस है, L इज लेंथ, A इज एरिया एंड रो इज रेसिस्टिविटी। तो ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। गोइंग टू नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं हम कि हम रेसिस्टिविटी की यूनिट्स कैसे निकालते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि जो रो का फॉर्मूला आएगा वो आएगा R इंटू ए बाई एल। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे बच्चों? R की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो मीटर से मीटर अगर कटता है तो इसकी जो यूनिट है वो बन जाती है ओम मीटर। यहाँ पर मैंने आपको पूरा इसमें नोट्स में भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो रो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा, उसका रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, ओम मीटर। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें बताता है V एंड I के बीच में रिलेशनशिप। पहली बात तो आपको ये देखनी है, ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, मतलब कि जो वायर है उसमें जितना करंट फ्लो हो रहा होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि वायर में जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, वायर में जो भी करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो मैंने कहा था एक कांस्टेंट आता है, तो इस बार जो कांस्टेंट आता है वो आता है R। तो फॉर्मूला बन जाता है आपका V इजिकल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ का फाइनल फॉर्मूला है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इजिकल टू आई आर, जिसमें कि V इज वोल्टेज, R इज रेसिस्टेंस एंड I इज करंट। अब अगर हम इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें V और I के बीच में, तो V और I के जो ग्राफ आता है, अभी मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। सपोज ये V है और ये I है, तो जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 12.2, उसमें आपको दे रखा है कि वर्क निकालो। चार्ज आपको 2 कूलाम दे रखा है, अब वोल्टेज आपको 12 वोल्ट दे रखी है, तो वर्क आपको निकालना है। तो हमें अच्छी तरह पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V इज 12 एंड Q इज 2, 12 टू 24, 24 जूल, 24 जूल इसमें इसका आंसर होगा। 12.3 आप ट्राई करो। ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अब हम बात करते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, कि सपोज हमारे पास एक बैटरी है और करंट जो है मैंने आपको बताया था प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं माइनस से प्लस की तरफ करते हैं, और ये कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वायर हीटेड हो जाती है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर द वायर बिकम्स हॉट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र। ये वो वायर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि करंट और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। तो व्हेन अ करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर द हीट, और जो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एक तो वोल्टेज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के यानी आई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के यानी टी के। तो हम अगर इसे देखेंगे, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी के, वोल्टेज के, करंट के और टाइम के। तो एच इजिकल टू जो फॉर्मूला आपको बनता है वो बनता है वी इजिकल टू आई इंटू टी। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूस लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो भी हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस और टाइम की। यानी कि आप ये लगाओ, जूस लॉ ऑफ हीटिंग कहता है, अकॉर्डिंग टू जूस लॉ ऑफ हीटिंग, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। अगर एग्जाम में जूस लॉ ऑफ हीटिंग आएगा तो आप यही लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू जूस लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। तो अब अगर इसको हम देखें तो ये आपका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है आई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, जूस लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट व्हेन current flows through a conductor, the current of heat generated is produced to the current conductor. The current of heat generated is proportional to current, resistance and time. वही बात मैं आपको यहाँ पर पहले बता चुका हूँ। अब आता है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो देखो, नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपका नाइन्थ क्लास में था और ये वाला इस चैप्टर में आपका इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। अब इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट, बट इसको बहुत सारी यूनिट से और भी हम लोग मेज़र करते हैं अलग अलग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किलोवाट आवर में आता है, यूनिट में आता है, इस टाइप से होता है। तो इसमें जो 1 किलोवाट आवर होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट और 1 मेगावाट होता है 10⁶ वाट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर को हम अगर चेंज करना चाहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, वो कैसे आएगा? 1 किलोवाट आवर में दो पार्ट्स डिवाइडेड है, एक तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होता है। 1 आवर को अगर आप टाइम उसमें चेंज करोगे सेकेंड में, 60 × 60 होता है। तो यहाँ आ जाता है आपका 36 इंटू 10⁵, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पावर के जो फॉर्मूले हैं, पावर के 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं। पावर के 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं। एक फॉर्मूला तो आपका होता है कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी के बराबर है, एक तरीके से होती है। तो आपने अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था हीट एनर्जी का V इंटू आई इंटू टी। इसमें अगर हम नीचे टी आएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पहला फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है आपका P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी सिंपल आपने क्या करा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी में हीट एनर्जी V इंटू आई इंटू टी लिख लिया, टी से टी कैंसिल हो, V इंटू आई हो गया। सेकंड जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस V की जगह ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर रख देते हैं। और आई पहले से होता है, मतलब कि ये जो V है इसकी जगह हमने आई आर लिख दिया ओम्स लॉ वाला। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करते हैं, P इज इक्वल टू V को टच नहीं करते और I में जो वैल्यू रखते हैं, I में, इस वाले I में वैल्यू रखते हैं
तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। तो थर्ड फॉर्मूला जो बन जाता है वो बन जाता है V स्क्वायर बाई आर, थर्ड फॉर्मूला। तो आपके तीन फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट वन इज P इज इक्वल टू V इंटू आई, V पे वैल्यू रखेंगे तो आपका V इज इक्वल टू आई आर, तो आ जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। आई पे वैल्यू रखेंगे V बाई आर, तो आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो P इज इक्वल टू V इंटू आई जब आ जाता है तो एक बार हमें V में वैल्यू रखनी होती है आई आर, तो आई स्क्वायर आर आ जाता है। एक बार हमें आई में वैल्यू रखनी होती है V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर आ जाता है। और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपका आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं सारे के सारे फॉर्मूलेज की जो हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है। सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन का, आर इजिकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आपको याद होगा। सेकंड है आपका पैरेलल वाला, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन आर थ्री। थर्ड है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। फोर्थ है आपका रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला, रेसिस्टिविटी का आर इंटू ए बाई एल। एक हमने पढ़ा था एच इजिकल टू बी इंटू आई आई इंटू टी। एक हमने पढ़ा था एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, जूस लॉ ऑफ हीटिंग वाला, जूस लॉ ऑफ हीटिंग। एक हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था वी इंटू आई, एक फार्मूला आई स्क्वायर आर, एक फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर। स्टार्टिंग में जो हमने फार्मूला पढ़ा था दैट इज आई इजिकल टू क्यू बाई टी, और लास्ट फार्मूला वी इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो टोटल आपके पास ये सारे फार्मूले हैं। आपने इन सब फार्मूले को सही से लर्न करना है, और लर्न करके फिर उसके बाद ये सारे के सारे आप न्यूमेरिकल में इनको यूज़ कर सकते हो, बट फार्मूले आपको याद होने ज़रूरी है। अब हम लास्ट पेज की तरफ आते हैं बच्चों। कभी कभी 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो आपने लिखना है -1.6 इंटू 10⁻19 जूल गुलाम, सॉरी। अगर आएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन तो सेम रहेगा लेकिन प्लस साइन आ जाएगा। उसके बाद चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो आपको पता है न्यूट्रल, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्जेस, ये आपको लर्न कर लेना है। एक आता है टर्म इलेक्ट्रिक, ये रेसिस्टिविटी, जो हमने पहले पढ़ा था, दैट वाज डिनोटेड बाय रो, जिसकी यूनिट मैंने बताई थी ओम मीटर होती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली इट रेसिस्टेज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि कितनी स्ट्रांगली रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, उसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहते हैं। लो रेसिस्टिविटी का मतलब होता है अलाउज इलेक्ट्रिक करंट, कम रेसिस्टिविटी होगी तो करंट अलाउ करेगा, जैसे कॉपर एल्युमिनियम में करता है। हाई रेसिस्टिविटी का मतलब है कि हाई रेसिस्टेंस, यानी कि करंट को रोकेगा। मैंने पहले बताया था रेसिस्टेंस करंट को रोकता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट, जैसे टंगस्टन। इसीलिए टंगस्टन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रेसिस्ट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, आपने देखा होगा फिलामेंट वगैरह में, बल्ब वगैरह में। और इंसुलेंट नोट करने वाली बात यह कि इंसुलेटर्स जो होते हैं वो करंट को फ्लो नहीं होने देते। तो इंसुलेटर का जो होता है वो वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस अगर हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस, तो करंट को होल्ड करेगा। करंट को होल्ड करेगा मतलब पास नहीं करने देगा, तो पास नहीं करने देता इंसुलेटर। और लो रेजिस्टेंस होगा तो वो करंट को पास करने देगा इजीली, तो वो जो है कंडक्टर। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये जो है 1 मार्क में आ जाता है कि लो रेसिस्टिविटी वाली चीज़ें बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसकी चीज़ है कॉपर एल्युमिनियम, इसीलिए इसकी वायर बनती है। और वो चीज़ें बताओ जो नहीं पास होने देती, दैट इज़ टंगस्टन। होप से बच्चों आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।